क्लोजिंग कॉल देख रहे हैं आप और इस वक्त भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं मोमेंटम वाइज कामकाज, काफी बड़ा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। हमने कैटेगरी के लिए आपको बताया था कि 25,000 के लेवल को एक बार निफ्टी अगर टच बेस कर इंटैक्ट रहता है, सस्टेन कर पाता है, तो फिर वहां से 25,200 और 250 तक के दरवाजे खुलते नजर आएंगे। अब इस हफ्ते ये हुआ, 25,000 के लेवल्स को हम टच बेस कर रहे थे और वहां से वापस लौट भी जा रहे थे, लेकिन आज का सत्र एक ऐसा यूनिक सेशन जबकि 25,100 और उसके पार भी कूच किया निफ्टी ने। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी बिल्कुल बाजार को संभालने का काम करता हुआ। सो बेंचमार्क्स की तरफ से भी काफी हद तक सपोर्ट सिस्टम डेवलप होते हुए और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम बेस्ड कामकाज वहां पर भी और अपॉर्चुनिटीज वहां भी लगातार डेवलप होती हुई। इनफैक्ट कुछ ऐसे सेशंस भी रहे जब बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा एक्शन था। लेकिन आज की तस्वीर अगर बाजार की देखेंगे तो लगभग हर तरफ हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म के साथ कामकाज भारतीय बाजार में देखने को मिला है। एट दिस प्रेजेंट पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं करीब 120 अंकों की मजबूती के साथ 25,123 के स्तर पर निफ्टी में कामकाज है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 0.5% गेन्स पाएंगे। पॉइंट वाइज अच्छी मजबूती है, करीब 120 अंकों की। बैंक निफ्टी को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और इस बीच जो ताजा खबरें आ रही हैं एक्सचेंजेस पर वो भी लगातार फ्लैशेस और टिकर के जरिए आपके स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। बैंक निफ्टी और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप की तस्वीर और मार्केट ब्रेथ आपके सामने रख देते हैं। 54,800 के स्तर और आज अगर आप देखेंगे चार्ट वाइज अगर समझेंगे तो निचले स्तरों से बाजार खुलने के ठीक साथ वन साइड अप मूव ही दिखाया है बैंक निफ्टी ने भी। सो पहले जो ट्रेंड था कि वॉलेटाइल मूव्स होते थे, बाजार खुलते थे, एक तरह से संभलते थे, उसके बाद सेकंड हाफ तक तस्वीर बदल जाती थी। ये हफ्ता वैसा नहीं रहा। इस हफ्ते लगभग सारे सेशंस में मार्केट ने फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग एक मोमेंटम और वो तेजी की तरफ की चाल ही पकड़ी है। सो पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज एंड डेवलपमेंट्स है। लगातार सरकार की तरफ से भी फोकस है। पिछले दिनों जब मार्केट वॉलेटाइल थे तब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की न्यूज आई थी जो कि बेहतर साबित हुई। धीरे धीरे सेंटिमेंट बूस्ट अप होते हुए दिखे और अब ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी अगर देखें टैरिफ को लेकर भी जो अनिश्चितताएं थी वो छटती हुई नजर आ रही है। वैसे भी जब टैरिफ सिनेरियोज काफी ज्यादा तूल पकड़ रहे थे तब भी भारतीय बाजार अपने तेजी के ट्रिगर्स और रैशनल अप्रोचेस से काम चला रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो कमबैक होता हुआ दिखा, यू टर्न उन्होंने लिया भारत को लेकर, पीएम मोदी जी को लेकर उन्होंने जो बयान दिए और टैरिफ को लेकर भी आगे नेगोशिएशंस होंगे बात कही, उसके ठीक बाद वहां से भी कंसर्न्स छटते हुए नजर आए हैं। लेकिन चलिए इन तमाम के साथ आपको बता देते हैं कि आने वाले 1.5 घंटे में क्लोजिंग कॉल में आपके लिए क्या कुछ लेकर आएंगे हम। उसके बाद आपको बाजार की बड़ी बातें, बिग बाजिंग मोमेंटम और मार्केट का सेटअप, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे ऑन द शो। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे 2:05 से 10 मिनट के भीतर हम आपको एफएनओ मार्केट चेक बताएंगे, किस तरह की स्ट्रैटेजी इस वक्त, इंडेक्स पर क्या रणनीति बन रही है, आपकी नजरें कहां होनी चाहिए ये बताएंगे। 2:10 से हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तब फिर उनसे जानेंगे कि बाजार की इस तस्वीर को देखते हुए मार्केट में वो स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर क्या बना रहे हैं और इसी के साथ स्टॉक वाइज उनकी तरफ से उनके फोकस रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं। 2:40 पर ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शन के चैंपियन में। मार्केट एट 3 बजे हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि 3 बजे तक एक्सचेंजेस पर कौन सी खबरें आई हैं। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स आपको बताएंगे और साथ ही इवेंट्स, क्यूज एंड ट्रिगर्स पर भी लगातार फोकस रहेगा। सो ये कह सकते हैं कि आने वाले 1.5 घंटे के लिए मेन्यू कार्ड आपके स्क्रीन पर क्लोजिंग कॉल का इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन बाजार की बड़ी बात है वो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बड़ी बातों में मार्केट में मोमेंटम जो है वही सबसे बड़ी बात है और ये मोमेंटम जो कायम रहा है ये उससे भी बड़ी बात है। 25,100 के पार हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती, तेजी की चाल, 100 अंकों की बढ़त है और ये तेजी जो है दिन की शुरुआत से ही आप देख पाएंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक में 150 अंकों की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। 54,800 के पास के स्तर है। अच्छी खासी मजबूती के बीच निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी एक्शन भरपूर नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप पर भी नजर रहेगी। वहीं बीईएल डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी मजबूती है। इनफैक्ट आज सुबह खबर भी आई थी जिसके चलते बीईएल का स्टॉक प्राइस जो है वो फोकस रेडार पर है और खबरों के दम पर और न्यूज फ्लोज एंड डेवलपमेंट्स के दम पर काफी हद तक फोकस रेडार पर स्टॉक्स आ जाते हैं। 16 से लेकर 19 सितंबर तक भारत दौरे पर यूएस रक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहने वाली एक खबर आती हुई दिखी, जिसके चलते हम देख रहे हैं डिफेंस का खेमा जो है वो मजबूती और तेजी की चाल पकड़कर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक मेटल स्टॉक्स हैं, फार्मा प्लेयर्स हैं, फाइनेंस हैं, ऑटोमोबाइल शेयर हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम और सपोर्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है।
बाजार की चाल जो है लगभग सारे के सारे सेक्टर वाइज अप्रोचेस भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि एफएमसीजी यानी कंजम्पशन का खेमा जो है ये मुनाफा वसूली देख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर जैसे स्टॉक से जहां पर गिरावट देखने को मिली है। एफएमसीजी की गिरावट में घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस गिरावट को एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ही समझना चाहिए, क्योंकि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के ठीक बाद ये स्पेस एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था। काफी हद तक एक्शन वहां पर देखने को मिला था। कंजम्पशन से भी ज्यादा ऑटोमोबाइल बास्केट में काफी एक्शन देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर आज के सत्र में एक डेंट है, करेक्शन है, इस करेक्शन को पॉजिटिवली एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे फेस्टिवल डिमांड जो है वो तो पर्कअप होती दिखेगी ही। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का बूस्ट मिला है और यहाँ से फिर नवरात्रि, दिवाली, न्यू ईयर तक फेस्टिवल डिमांड जो है वो आगे बढ़ेगी। और फेस्टिवल डिमांड के इमीडिएट बेनिफिशियरीज कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, होटल, एविएशन, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं। सो कंजम्पशन के बास्केट पर खास तौर से नजर रखिएगा, वहां पर एक्शन दिखेगा और अगर नीचे के स्तरों पर मिलता है तो फिर इसे तो एंट्री अपॉर्चुनिटी समझी जानी चाहिए। चलिए विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन मार्केट के बिग बजर्स अब आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जो कि न्यूज फ्लो या किसी ना किसी डेवलपमेंट के चलते आज फोकस रेडार पर है। बजिंग मोमेंटम मार्केट में है तो बजर्स स्टॉक वाइज भी ढेर सारे हैं। शुरुआत जेबीएम ऑटो से करना चाहेंगे। कंपनी को $100 मिलियन का एक कैपिटल निवेश कंपनी ने हासिल किया है और इसी के चलते जेबीएम ऑटो का स्टॉक प्राइस जो है फोकस रेडार पर है। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द सेशन और कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की। उन्होंने अपने कारोबार विस्तार प्लान्स भी हमारे सामने रखे। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं करीब 15% की मजबूती के साथ 716, 717 के लेवल्स पर जेबीएम ऑटो ऑन द बैक ऑफ एब्सोल्यूट पॉजिटिव न्यूज फ्लो हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट नजर आ रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कल भी चल रही थी और आज भी गेल के स्टॉक प्राइस में हम एक्शन, आज एक मूव देख चुके हैं। इस वक्त अगर देखेंगे डाउन ट्रेंड्स भले ही नजर आ रहे हो, लेकिन गेल जो है गैस को अलग से लिस्ट करने वाली है। गेल गैस को लिस्टिंग पर ईओआई आमंत्रित किए गए हैं और ये जो नया डेवलपमेंट है उसका एक इम्पैक्ट, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट दिख चुका है। स्टॉक में इस वक्त डाउनसाइड मूव भले ही नजर आ रहे हो, लेकिन गैस को अलग से लिस्ट करने की योजना बनाकर कंपनी चल रही है। इसके अलावा इन्फोसिस आज सुबह का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इस पे एडिटर स्टेक भी लिया। हमने आपको बताया भी था बायबैक इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट। 18,000 करोड़ के बायबैक का ऐलान किया है। तब से लेकर अब तक स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स नजर आ रहे हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखें, क्योंकि कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं 100 करोड़ जिसकी वैल्यू है, जिसके चलते स्टॉक में 2.25% के गेन्स हैं। एनएलसी इंडिया ऑन द बैक ऑफ एमओयू जो कि कंपनी ने साइन किया, वहां पर मजबूती नजर आ रही है। पिडिलाइट पर ब्रोकरेज रिपोर्ट है न्यूवामा की, खरीदारी की राय बरकरार 3785 के लेवल्स। रियल एस्टेट में अपमूव है वो जारी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स महाराष्ट्र सरकार के साथ 30,000 करोड़ का करार करने वाली है, जिसके चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स आज सुबह से फोकस रेडार पर है। इस पर एक्सपर्ट से हमने बातचीत भी की थी, बुलेटिन में आगे भी बातचीत करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत फोर्ज का स्टॉक यूएवी ऑपरेशंस को भारत में डेवलप करने के लिए कंपनी ने एमओयू साइन किया है, जिसके चलते फोकस रेडार पर है। सो काफी कुछ है, द प्लेट इज फुल और इन प्लेट में से आप कौन सी चीजें पिकअप करनी है, इस पर भी बातचीत विस्तार से हम करेंगे जब हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। लेकिन शरद, जिस तरह से आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं एक मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है एंड अलोंग विद द इन्फोसिस का न्यूज आना एक बूस्ट एड अप करता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, कल थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही थी मानसी, लेकिन आज जो है बाजार को बायबैक साइज को लेके पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। हालांकि प्राइस को लेके नहीं आया है उतना ज़्यादा, एज एन इन्वेस्टर शायद ना खुश हो, लेकिन हाँ ओवरऑल कहेंगे आईटी पैक को तो पूरा अच्छे से अपलिफ्ट कर रहा है। अब आगे कितना टिकता है, अभी देखिए 30 दिन भी है, इन्फोसिस के जो है स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा तब क्या प्राइसिंग आएगा, और नए टैक्सिंग जो है बायबैक के टैक्सेशंस भी है नए, जिसमें टीडीएस 10% पहले ही कटने वाला है। तो नेट कितना फायदा होता है इन्वेस्टर्स को, और जो इसको एक्सरसाइज करते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा, और ओवर द वीकेंड भी बात करें ना मानसी, तो कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है फैक्टर्ड इन है या पॉजिटिवली इंडिया के लिए दिख रहे हैं। हम आज सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। एब्सोल्युटली, मतलब कोई शॉकिंग न्यूज शायद ना आए, और ये काफी हफ्तों के बाद ऐसा एक फ्राइडे है, एक स्ट्रेस फ्री फ्राइडे हमारे लिए भी है कि हमें हमेशा बार बार बोलते रहते दर्शकों को अपना पोजीशन लाइट रखें या नहीं रखें, ये कम से कम 8 या 11 हफ्ते से हो रहा है। बिल्कुल, तो मैं सोचा कि नहीं, आज जो है आप देखिए रोल ओवर्स अगर अच्छे हैं तो उस पर भी फोकस करें, और बाजार भी जो है गिर नहीं रहा है, टिका हुआ है। एब्सोल्युटली, और यही एक पॉजिटिव है। शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी इस चीज को भाप रहे हैं, और इसी वजह से एटलीस्ट आज के सत्र में ये नहीं सोच के चल रहे कि ओवर द वीकेंड कुछ हो जाएगा,
जाएगा तो पोजीशंस को हल्की करके जाते हैं। Exactly. मार्केट में कन्विक्शन है और वो कन्विक्शन एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट होता हुआ इंडेक्स पर भी दिख रहा है, सेक्टर्स पर भी दिख रहा है, स्टॉक्स पर भी दिख रहा है। लेकिन शरद लगातार काफी सारी रिसर्च बैक्ड डिटेलिंग हमारे लिए लेकर आते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो ड्राइंग में मदद करती है। और ठीक इसी तरह की एक रिसर्च, इनफैक्ट उससे भी पहले शरद, ये टैक्सेशन के फ्रंट पर आज सुबह आपने ये ऑब्जर्वेशन भी बताया था, यू नो लिटरली टैक्सेशन के फ्रंट पर इन्फोसिस को लेकर किस तरह के अब यू नो डिफरेंट टेक अवेज आते दिख सकते हैं, इस पर हमें डिटेल रिसर्च करनी है। उस पर कोई क्लैरिटी आती दिखी? क्लैरिटी आ गई है। देखिए बायबैक के जो टैक्सेशन जो रूल्स होंगे उसमें एक टीडीएस कंपोनेंट होता है और याद रखिए 10% लगता है। अब वो 1800 रुपए पे लगेगा, लेकिन अगर ये प्राइस गिरते रहेंगे तो ये अदर इनकम जैसा ट्रीटमेंट आ सकता है। ओके, माने आपका जो टैक्स स्लैब है उस पे, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंप्लीफाई नेट करे कि अगर इन्फोसिस ये जो प्रीमियम 30% पे देता तब वर्थ इट होता। अभी इन्होंने प्रीमियम ही इतना कम कर दिया, एंटाइटलमेंट रेशियो कम है, तो ज्यादा बचता नहीं है। 1497 का ब्रेक इवन प्राइस आता है, टैक्स का कंपोनेंट जोड़िए तो हाथ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन एक सवाल भी है, बहुत दर्शक खास करके जेनजी ऑडियंस मुझे लिख के बताते हैं कि कैश रिजर्व इतना ज्यादा है तो वाई बायबैक, हम लोग एआई पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, आरएनडी पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, वापस से 3 या 4 साल में वही चीज कर रहे हैं बार बार, कि बढ़ चुका है ना। नास्डैक का डाइवर्जेंस देखिए और इंडियन आईटी कंपनीज का आईडी देखिए, तो ये भी एक कंसर्न होता है। अब नए नए एक्टिविज्म शेयर होल्डर्स भी आ रहे हैं भारत में, तो आई थिंक ये भी एक एंगल है जो हम आईटी कंपनीज को भी बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि आरएनडी एआई पे क्या इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, और इतना कैश रिजर्व है तो वहां क्यों नहीं डिप्लॉय करते। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट चेंज इज इनएविटेबल जैसे कहते हैं, और हर बदलाव के साथ बदलते रहना। एंड लाइक यू ऑल्सो सेड एंड राइटली पॉइंटेड कि जेनजीज जो है हर इंपॉर्टेंट जो भी बदलाव उसके साथ तुरंत तुरंत बदलना चाहते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं ताल्लुक रखता है ग्लोबल फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है, नैस्डैक में जो कुछ हो रहा है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर भी आता हुआ दिखा है। और इनफैक्ट नैस्डैक की ही चाल अगर देखें शरद, काफी आउट परफॉर्मेंस हम देख भी चुके हैं वहां पर स्टॉक प्राइसेस में। एंड नेक्स्ट लेवल इनफैक्ट मुझे लगता है कि जेनजीज अपना रुख वहां पर भी कर रहे होंगे अब लिटरली, बिकॉज जिस तरह का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वहां पर। और आई थिंक जिस तरह भारत भी खुल रहा है, सेबी भी जो हमारे नए चेयरपर्सन आए हैं वो भी जो है बहुत जो उत्साह डाल रहे हैं कि बाहर भी आप निवेश कर सकते हैं। तो गिफ्ट सिटी के जरिए जो है रिटेल सेगमेंट में जो है पार्टिसिपेशन के भी बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आने वाले हैं। तो ट्रूली ग्लोबल इन्वेस्टर जो एक रिटेल धीरे धीरे करके बन रहा है, कि भारत का भी जो है आप कहेंगे तो बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज बाहर पैसा लगाते हैं, बट अब धीरे धीरे करके रिटेल के लिए भी मौका मिल रहा है कि अब बाहर पे भी जो है पोजीशंस ले। ऑफ कोर्स भारत में तो अभी बहुत छोटा यंग इक्विटी मार्केट है, 20-30 साल पुराना है, तो अभी जो ग्रोथ है, जो वैल्यू क्रिएशन आएगा, जो सेकेंड जनरेशन इतना बातचीत करता है कि अपने जो बिजनेस को वापस लाए, तो वैल्यू अनलॉकिंग बहुत है भारत में, मनी इन द टेबल बहुत है जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कहते हैं। सो वन थिंग इज फॉर श्योर, वैल्यू अनलॉकिंग के मौके बहुत हैं और काफी स्पेस भी है यहाँ पर। मार्केट काफी डेवलप हो रहा है और आगे भी जनरेशन वाइज डेवलप होता दिखेगा, बट टू बीट द ट्रेंड we'll have to tap the market और जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन चलिए इस पर तो बातचीत जारी ही रहेगी, लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट की पैनल भी एक एक कर जुड़ रही हैं। आइए उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस ट्रेडिंग आर को वो कैसे देख रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज क्या कर रहे हैं। राजेश पालविया जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। थैंक यू अपना समय हमें देने के लिए। फ्राइडे सेशन अच्छा लग रहा है राजेश जी, 25,000 के लेवल्स को हमने टिका कर तो रखा, लेकिन अब 25,100 के पार भी हम टिके हुए हैं और लगातार लेवल बेस्ड जब बातचीत भी करते थे, स्ट्रैटेजी पर अभी आप जैसे एक्सपर्ट्स जब डिस्कस करते थे हमसे, आप का ये कहना भी था कि 25,000 के लेवल्स को अगर हम कुछ हद तक संभाल पाएं, उसके बाद 25,200 तक के दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। सो डू यू सी दैट कन्विक्शन इन द कमिंग वीक? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए थ्रू आउट द वीक ही देखें तो निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिला है, और अगर हम वीकली गेन देखें तो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास के वीकली गेन पे निफ्टी अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वीक। डेटा सेटअप में देखें तो यस, हम 25,000 के जो मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है उसको कंफर्टेबली क्रॉस करने में कामयाब हुए हैं। वहाँ जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी काफ़ी पोजीशन अनवाइंड यहाँ पे करते हुए देखने को मिली, और अब यहाँ से जो कॉल राइटर्स है वो 25,200 और 25,300 की स्ट्राइक पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं।
हमें लगता है जिस तरीके से अब 25,100 की दहलीज पे हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर बने रहेंगे तो डेफिनेटली 25,200 250 की तरफ तो ये निफ्टी का मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। वहीं अगर हम देखें तो पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ते हुए दिख रहा है वो अब 25,000 की स्ट्राइक पे आते हुए दिख रहा है और 25,050 की स्ट्राइक पे, तो ये दिखाता है कि बेस हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है मार्केट का। तो अब यहाँ से 25,000 और 25,050 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेंगे माइनर डिप में। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी 54,500 के मेजर सप्लाई जोन को कंफर्टेबली लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है ये 54,500 अब एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए देखने को मिलना चाहिए अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि अभी भी देखें तो लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस में अभी भी उतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं बना है, लेकिन जिस तरीके के बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर बने एक्यूमुलेशन एक्टिविटी जरूर देखने को मिली, लेकिन ब्रेकआउट अभी भी अवेटेड है। बैंक निफ्टी में भी हम वेट कर रहे हैं 54,800 54,900 के दायरे को क्रॉस करने का। अगर ये होता है तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बनेगी एंड देन फिर 55,200 300 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ सकती है। और वहां पे लार्ज कैप बैंकों में हमें लगता है कुछ एक्यूमुलेशन तो यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो ये भी एक फैक्टर है बाजार को हायर साइड पे होल्ड करने के लिए। तो बैंक निफ्टी भी अब सपोर्ट दे रही है निफ्टी को। तो हमें लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में जो एक माहौल बना है, सेंटिमेंट चेंज हुए हैं पिछले 5-6 दिनों में, तो ये कंटिन्यू रहेगा अपवर्ड साइड के लिए अभी फर्दर। और ऑलराइट, तो चलिए ये कन्विक्शन और ये बरकरार रहेगा, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट का भी। लेकिन चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हम समझ ही रहे हैं, बजिंग ट्रेड्स भी हम जान रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होने चाहिए, क्लोजिंग ट्रेड्स जानते हैं आप। जी राजेश जी बताइए, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से जानना चाहेंगे आप। तो मानसी जी 2 स्टॉक आइडिया है, दोनों बाय साइड के स्टॉक है और हमें लगता है कि यहाँ पे वापस से अगर मोमेंटम देखें तो डिफेंस स्टॉक में वापस मोमेंटम बनते हुए दिखा है। इसमें हमने देखा पूरी ही बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया है। डिफेंस में हमें यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल HAL यहाँ पे पसंद आ रहा है। अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में भी अगर हम देखें तो एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। डेली चार्ट पे अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो पिछले 4-5 सेशन से स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, तो ये एक सस्टेन बाइंग के साइन है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन बने, स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी अब कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। HAL के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4850 तक के, डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 4670 का। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है बजाज फिनसर्व। अगर यहाँ पे हम वीकली चार्ट देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बजाज फिनसर्व करते हुए दिख रहा है। डेटा में देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन आते हुए दिखे। तो ये एक सस्टेन बाइंग के इंडिकेशन और एक मल्टीपल सप्लाई जोन को भी अब ये क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 2130 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 2055 के आसपास। जी बिल्कुल। तो बजाज फिनसर्व पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट 2130 का है, स्टॉप लॉस डायरेक्टर साहब दिखाए 2055 का है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है अपमूव भी अच्छे देखने मिल रहे हैं। 10-11 सेशन से जो है आप देख रहे हैं अच्छी मोमेंटम स्टॉक पे, और आज डेज हाई पे जो है बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। याद रखिए ये सबसे पहला कंपनी होता है जब भी कंजम्पशन में पिकअप देखने मिलता है तो इस स्टॉक पे जो है तेजी देखने मिलती है। और अब फेस्टिव सीजन के सामने हम खड़े हैं और हमको दिख रहा है कि ये लीड कर रहा है कंपनी बजाज फाइनेंस। फिर से स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। 1000 रुपए के ऊपर जो है बजाज फाइनेंस टच कर गया है। लेकिन इस पे क्या रीजंस हैं, क्या ट्रिगर्स है और क्या अपमूव है, सारी डिटेल्स अभी हमें अभिषेक सत्यव्रतम बताएंगे। अभिषेक बताएं बजाज फाइनेंस पे ये तेजी का लहर क्यों है। देखिए बजाज फाइनेंस लगातार दौड़ रहा है और 12 सत्र की जो आप तेजी कह रहे हैं 12 सत्र में ये जो शेयर है 12% चल गया है और अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की जो 2 स्लैब खत्म किए 12% के 28% से, और उसके बाद हमने देखा कि दरें घट गई हैं। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा बेनिफिशियरी है बजाज फाइनेंस, क्योंकि कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनी है, 2 व्हीलर की फाइनेंसिंग करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल की फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये एक ट्रिगर इनके लिए बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो बजट में टैक्स राहत मिली थी
उसका फायदा अब जाकर आ रहा है कंज्यूमर्स के पास, और उन चीजों से भी हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ साथ एक और चीज ये है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, आगे हम देखेंगे कि शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, और बजाज फाइनेंस के लिए चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर हाउस होल्ड के सामान हो, उनकी खरीदारी के लिहाज से ये महीने काफी अच्छे रहते हैं। तो ये चीज भी बजाज फाइनेंस को ट्रिगर कर रही है, और मार्केट कैप निकल गया है कंपनी का 6 लाख करोड़ रुपए के पार। मोटा मोटी 3-4 वर्टिकल में फाइनेंसिंग करते हैं। देखिए, टू व्हीलर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, हाउसिंग है, और एसएमई एमएसएमई है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है बजाज फाइनेंस के, और देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, कंज्यूमर लेंडिंग कंपनी ये बनी हुई है। और एयूएम की बात करें, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो जून 2025 तक वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है। यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2029 तक के लिए कंपनी ने जो टारगेट रखा है लोन बुक का, वो है 10 लाख करोड़ रुपए का, और हो सकता है कि कंपनी उसको अचीव भी कर ले, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। इकरा की एक रिपोर्ट आई थी, मैं उसमें पढ़ रहा था कि एनबीएफसी के लिए इन्होंने जो क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है वो 15 से 17% की जताई है। तो और बजाज फाइनेंस जो कि टॉप लेंडर है अपने सेगमेंट में, तो बेनिफिट उसको जरूर होगा। जेम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है। जेम फाइनेंशियल कंपनी को लेकर काफी बुलिश है, उन्होंने टारगेट को बढ़ाया है, खरीदारी की राय कायम रखी है, और 1060 रुपए का टारगेट दिया है। उनका यह कहना है कि आगे कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड में कमी आ सकती है, और यह बड़ा पॉजिटिव होगा। साथ ही एयूएम और ईपीएस, इसके लिए जो FY25 से 27 तक के जो अनुमान है उसको उन्होंने बोला है कि 23% और 27% की ग्रोथ इसमें हम देखेंगे। तो तमाम कैटलिस्ट हैं बजाज फाइनेंस के लिए। सबसे बड़ा कैटलिस्ट जीएसटी में बड़ी राहत, और अगर हम शेयर की बात करें, महीने भर में 15% ऊपर दिखेगा, 6 महीने में भी 15% की ही चाल आपको दिखाई देगी तेजी की। इस साल अब तक करीब करीब 41%, और एक साल की अवधि में देखेंगे तो 32% के रिटर्न शेयर ने दिए हैं। तो एक स्ट्रांग कंपनी और स्ट्रांग परफॉर्मेंस सरकार के एक बिग पॉलिसी रिफॉर्म के चलते। धन्यवाद अभिषेक, आपने जो है पूरा 360 डिग्री व्यू दे दिया बजाज फाइनेंस को। देखिए, जब रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है बाकी सारे एनबीएफसीज में भी देखने मिल रहा है। तो जब लीडर चलता है तब जो है उनके फॉलोअर्स भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, और आप देख सकते हैं सारे स्टॉक्स में जो है मोमेंटम भी आ गया। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अहम ट्रेडिंग कॉल्स राजेश जी के साथ और कुछ अहम रिसर्च लेके हम आने वाले हैं आपके लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 25,100 के पार निफ्टी कायम है, और इस वक्त हम देख रहे हैं लगातार न्यूज़ एंड फ्लोज हैं जो कि मार्केट को काफ़ी हद तक बूस्ट अप और काफ़ी हद तक सपोर्ट दे रहे हैं। जीएसटी कटौती से मांग में 10 से 15% तेजी की उम्मीद है, ये कहना है सोना बीएलडब्ल्यू के मैनेजमेंट का। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव सोना बीएलडब्ल्यू के एमडी और सीईओ से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि मांग बढ़ने पर केपेक्स में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, और ये सारी की सारी चीज़ें ऑन द बैक ऑफ द डेवलपमेंट जो पिछले दिनों हुई थी जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर, उसके ठीक बाद कंजम्पशन से जुड़े सारे के सारे पॉकेट्स हैं जो कि फोकस रेडार पर आए हैं। अक्टूबर से जनवरी तक ऑटो इंडस्ट्री में बेहतर ग्रोथ की संभावना बिल्कुल जताई जा रही है। राजेश जी, एक टेक आपसे ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल पर जानना चाहेंगे। आज के सत्र में हम देख रहे हैं बोथ एफएमसीजी एंड ऑटो साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन हमें याद है कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का बूस्ट मिला था, और आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन का बूस्ट भी मिलता रहेगा। गिरावट में एफएमसीजी में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और ऑटो प्लेयर्स में भी अगर कुछ आपके फोकस रेडार पर आ रहा है? तो मानसी जी देखिए, ऑटोमोबाइल एज ए स्पेस हमें पसंद है, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने ऑटो इंडेक्स में और सारे लार्ज कैप ऑटो स्टॉक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि यस, कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड रहेगी। जरूर थोड़ा सा ब्रीफ कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिखा है, क्योंकि काफी बड़े रनअप हमने देखा, और ये सेक्टर में जो रिवर्सल बना था वो मंथ ऑफ अप्रैल से ही हमने देखा कि एक रिवर्सल के साइन बने थे, और वहीं से कंटिन्यूटी यहाँ पे देखने को मिली पिछले 4-5 महीनों में। अब जिस तरीके से जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद अब यहाँ पे एक डिमांड की तरफ ऑप्टिमिज्म बढ़ते हुए दिखा है। रेट कट होने से काफी ऑटोमोबाइल, कार, टू व्हीलर सबके रेट्स में जिस तरीके से प्राइस कट देखने को मिलेगा, जिसके चलते एक ऑप्टिमिज्म बना है कि यहाँ पे डिमांड बूस्ट होते हुए दिखेगा।
तो और फेस्टिवल सीजन भी यहाँ पे पेन आउट होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यस यहाँ पे बने रहना चाहिए। हीरो मोटर हमारी प्रिफर्ड चॉइस रहेगी टू व्हीलर स्पेस पे, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है। 5600 5700 गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें तो फोर व्हीलर स्पेस पे मारुति और महिंद्रा महिंद्रा दोनों स्टॉक पे हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बने हैं मारुति में यहाँ पे 15,800 16,000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी हमारा व्यू बुलिश है, और हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी गोइंग फॉरवर्ड टारगेट 3700 3750 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो और ऑटो एंसिलरी में भी सेम काइंड ऑफ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बीट बैटरी रिलेटेड स्टॉक, एक्साइड टायर में हमें लगता है कि अपोलो टायर, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, ये सारे सेक्टर में एक उनो मिंडा, तो ये सारा ही पूरा ऑटो ऑटो एंसिलरी पैक यहाँ पे पसंद आ रहा है। और हमें लगता है एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस फ्रेश रैली यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो चलिए, कंसोलिडेशन का फेज भले नजर आ रहा हो, लेकिन दैट्स अ ब्रीफ फेज ऑफ कंसोलिडेशन। वापस से रैली जो है वो आती हुई जरूर दिखेगी। हमारे पैनल पर तेजस शाह भी अब जुड़े हैं, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए, मार्केट ऑन अ फ्राइडे सेशन, इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते के मार्केट को आपने कैसे रीड किया और इस वक्त आपके फोकस रेडार पे क्या कुछ है? गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो ये वीक में निफ्टी ने एक ग्रेजुअल रैली दी है, बट जो रेजिस्टेंस लेवल थे इन द फॉर्म ऑफ 20-डे 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी सरपास कर दिए है। प्लस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 25,000 का, उसके ऊपर यस्टरडे सेशन में क्लोजिंग दिया। अगर आज वीकली क्लोजिंग भी अगर 25,000 के ऊपर आता है तो स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा तकनीकी रूप से, और आने वाले दिनों में 25,200 से लेके 250 का जो हर्डल है वो इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो ऊपर में हम 25,500 से लेके 25,600 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और सपोर्ट के लिहाज से हम देखेंगे तो 25,000 इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा और बेस बन जाएगा 24,800 के करीबन। सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है दिस वीक। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट हर्डल के करीबन ट्रेड कर रहा है। 55,000 से लेके 55,100 के करीबन एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे 50 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। एक बार ये लेवल सरपास होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, सो हम 2 से 3% की रैली देख सकते हैं इवन बैंक निफ्टी में। और आज की अगर मेरी ट्रेडिंग पिक्स की बात करें तो मेरा जो पहला जो ट्रेडिंग कॉल है वो है बाटा इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में भी अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली देखी थी रिसेंटली, और उसके बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट पे। आज के सत्र में अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है स्टॉक ने। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए बाटा इंडिया में विद स्टॉप लॉस बिलो 1225। इसका लक्ष्य रहेगा 1290 का पहला, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1320 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ग्रैन्यूल्स की हम बात करें तो ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है लास्ट वीक में, और पोस्ट द ब्रेकआउट स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था, बट पिछले 2 दिनों से हम अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं स्टॉक में। एक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन भी बनने चालू हो गए ऑन अ डेली एंड आवर्ली चार्ट। सो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए ग्रैन्यूल्स इंडिया में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 511 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 555 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 575 का। ओके, तो चलिए, 2 कॉल्स खरीदारी की हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, इंडेक्स पर तो रणनीति और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी। कुणाल बरार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ। बताइए, क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से, स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर इस तेजी के बाजार में? वेल, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात करें तो 2 स्टॉक है जहां पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, और दोनों देखने जाए तो फ्रंट लाइनर स्टॉक है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। उसकी जो रेंज बाउंड मोमेंटम है उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अदर ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिल चुकी है, बस रैली बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स में, और वो भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 715 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 680 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 743 का पहला टारगेट है, और जैसे ही ब्रेक होता है 790 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है वो है HAL। आज के दिन में अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है। बहुत दिनों के बाद हार्ली चार्ट पे स्टॉक उसके 200 MA के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और डेली चार्ट में भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो HAL जो 4739 के अराउंड ट्रेड हो रहा है
वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 4,560 के एसएल के साथ 3-3.5% का एसएल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट की बात करें तो 4,880 का पहला टारगेट है, और जो जैसे ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 5,100 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो दो स्टॉक है HAL और टाटा मोटर्स, इसमें अच्छी खासी रैली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। कॉल्स टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल प्लेयर्स पर लगातार फोकस, और डिफेंस स्पेस से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 5,100 तक के टारगेट्स भी एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। 3.5-4% की गेन्स इस वक्त भी यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार राजेश, तेजस और कुणाल तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। स्टॉक्स पर, मार्केट के एक्शन पर उनसे बातचीत जारी रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। बाजार जो है कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 25,100 के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। कुछ खास गिरावट नहीं आ रहा है, बट अपना स्ट्रेंथ बना के रखा है। लगातार 8वें दिन स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है, एंड एक्सपेक्टेशंस है कि रोल ओवर्स भी अच्छे रहेंगे। लेकिन अगस्त का महीना में थोड़ा ज़्यादा ही उथल पुथल हुआ था, लेकिन उस समय भी म्यूचुअल फंड्स ने जो है अच्छा सपोर्ट किया था, DIs की बाइंग आई थी। लेकिन अब एम्फी का डेटा आ गया, 28,000 करोड़ का हमारा SIP अभी भी स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। हालांकि कुछ फ्लोज ऊपर नीचे ज़रूर हुए हैं। लेकिन मानसी, ज़रा बताएं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या स्टॉक बाई हुआ है, क्या सेल हुआ है, कौन से स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए? बिकॉज ये भी मैटर करता है। हम फॉलो करते हैं बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स। शायद बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनके पास म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट ना करें, बट म्यूचुअल फंड को देख के तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो ज़रा बताएं। एब्सोल्युटली शरद, राइट ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स को देख के ये जो न्यू एज है वो तो इन्वेस्ट करती ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा कायम है, ये बात तो तय भी है, और मार्केट पे ओवरऑल कन्विक्शन कायम है। ऑफ कोर्स जो ताज़ा डेटा है उसमें कुछ कंसर्न्स भी थे, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप या जब भी फंड्स की बात करते तो कौन सा स्पेस आउटशाइन कर रहा है वो जानना बेहद जरूरी है। और इस बार म्यूचुअल फंड के डेटा पॉइंट्स में अगर आप देखें तो लार्ज कैप फंड्स आउटशाइन कर रहे थे, और इसमें इन पर्टिकुलर जब हमने डीप डाइव कर स्टॉक समझने की कोशिश की तो कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ हद तक न्यू एज टेक्नोलॉजीज पर आ रहा था, कॉन्फिडेंस कुछ हद तक एनर्जी सोल्यूशन वाली कंपनियों पर आ रहा था। इसके अलावा अगर आप देखें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी होती हुई दिखी है। जब लार्ज कैप की बात करें, ज्यादातर बाइंग फंड हाउसेस की तरफ से अगर आप देखें सो अडानी एनर्जी, इन्फो एज, इटर्नल, यूनियन बैंक, हैवेल्स जैसे स्टॉक प्राइस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता हुआ और यहाँ पर पोजीशंस को एड अप किया गया है। और सेल की अगर बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जीमेंस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी जैसे स्टॉक्स रहे जहां से बिकवाली लार्ज कैप्स में इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की तरफ से होती हुई देखने को मिली है। मिड कैप यानी छोटे मझौले कंपनियों की अगर बात करें तो यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन, पेटीएम, थॉर्मैक्स, IDBI बैंक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पर ज्यादा भरोसा रहा। ऑन दी फ्लिप साइड कुछ तमाम कंपनियां जो कि चर्चा का विषय नहीं रहती है, वोडाफोन आइडिया, जब लगातार हम एक्सपर्ट से भी पूछते तो उनका कहना है कि काफी वॉलेटिलिटी है और काफी हद तक नॉट अ स्क्रिप्ट जिस पर एंट्री होनी चाहिए, ऐसे स्टॉक से एग्जिट भी की गई। बैंक ऑफ इंडिया, हिताची एनर्जी, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स रहे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स रहे जहां से एग्जिट्स देखने को मिले। और लास्टली स्मॉल कैप की अगर बात करें, स्मॉल कैप में एक स्पेस है फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, यहाँ पर भी भरोसा बनता हुआ दिखा है कि छोटी मझौली फार्मा कंपनियों पर भी फोकस जो है वो बढ़ा। और स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड की खरीदारी सुवेन लाइफ साइंसेज, तिरुमलाई केमिकल्स, ईपैक ड्यूरेबल, क्लीन साइंस एंड टेक जैसे स्टॉक्स में बढ़ती हुई दिखी। और सेल्स जो है शारदा एनर्जी, ABFRL, ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन ईगॉव, डेल्टा कॉप जैसे काउंटर्स पर, जो कि न्यूज फ्लोज के चलते पिछले दिनों काफी हद तक मूवमेंट दिखा रहे थे। वैसे स्टॉक्स में वॉलेटिलाइट भी था, प्रोटीन, डेल्टा कॉप जो हम देख रहे थे, इसीलिए वहां से एग्जिट्स देखने को मिले। सो ओवरऑल ये डेटा फ्रंट रहे। ये बिल्कुल मानसी यहीं से ना कुछ स्टॉक्स लेते और एक एक करके पूछते हैं हमारे गेस्ट लोग से, तो क्या हमें भी आइडिया आ जाएगा कि टेक्निकली अब क्या कर सकते। देखिए ये पास्ट डेटा है, ऐसा नहीं है कि इस पे जो है कुछ फ्यूचर का बात करें, लेकिन पास्ट डेटा भी समझना चाहिए, तब आप फ्यूचर आपको समझ में आएगा। मिड कैप में देखिए मानसी, पेटीएम में जो है खरीदारी बरकरार है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी जो अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं। एक एक करके पूछेंगे। कुणाल, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पेटीएम पे मिड कैप की अच्छी फ्रेश बाइंग एंट्री भी म्यूचुअल फंड हाउसेस से हो रही है, आप किस तरह देख रहे हैं पेटीएम के चार्ट्स और पोजिशनल कॉल ही बताएं। पेटीएम की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से मोमेंटम ये पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिल रही है,
आप हेलो हाँ हेलो बोलिए आवाज आ रही कुणाल, है? सुनाई दे रहा है, हाँ बोलिए। यस। सो 1222 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और ये स्टॉक में थोड़ा पिछले एक हफ्ते में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये देखिए कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, और उसके बाद वन वे रैली में स्टॉक ने ऊपर में 1280 तक के भी लेवल दिखाए हैं। फिलहाल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का, ये यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 1150 1160, मैं कहूंगा खरीदारी करके ही चलने की सलाह रहेगी। यहाँ से आने वाले दिनों में हमें यहाँ से 1400 का पहला टारगेट, और जैसे ये टारगेट ब्रेक होता है, लिस्टिंग डे के दिन जो हाई बनाया था, वो हाई भी हमें पेटीएम में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर 1150 1160 आटा है तो 1100 के एसएल के साथ ये स्टॉक में पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी मेरे ओर से। आप एक खरीदारी की राय पेटीएम की कुणाल की तरफ से। तेजस, इस लिस्ट में आपसे भी मुझे एक सवाल पूछना है, और यहाँ पे लार्ज कैप को लेके सवाल है, और ये स्टॉक है आपका इन्फो एज। इटर्नल पे तो हमने अच्छी अपमूव देख ली है, लेकिन हम डिस्कस करना चाहते हैं इन्फो एज। यहाँ पे लगता है कि कुछ B2B बिलिंग्स और ये जो इंपॉर्टेंट इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स है, जनरली Q2 Q3 हैवी भी रहता है। तो ज़रा बताएं तेजस, इन्फो एज में जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई ट्रेड बन रहा है, किस तरह चार्ट्स में सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए उतना ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है, फ्लैटिश है पिछले एक हफ्ते से, लेकिन फिर भी बताएं किस तरह इन्फो एज जो है पैन आउट हो रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है, और साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है स्टॉक में। बट मेरे हिसाब से जब तक ब्रेकआउट नहीं आया, इसमें बाइंग करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। एक बार ये स्टॉक 1400 से लेके 1420 के ऊपर जाता है तो ही मुझे लग रहा है इसमें कोई स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। सो टाइमिंग अभी अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। बिल्कुल, इन्फो एज को अभी अवॉइड करें, कंसोलिडेशन फेज में है, और जब तक वो डेटा नहीं आ जाता या उनके अर्निंग्स नहीं आ जाते उतना क्लैरिटी आपको नहीं दिख पाएगा। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ऑप्शंस के चैंपियन मार्केट से 3 और एक्सक्लूसिव रिसर्च हम लेके आने वाले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और अब आपको ऑप्शन की एक रणनीति बताते हैं। हम ला रहे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सा ऑप्शन का ट्रेड है आज आपके पास? हाय, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मार्केट अपना टोन बनाए रखा है। मीन्स फ्राइडे के सेशन में भी हम देख रहे हैं कि 25,100 के लेवल को क्रॉस करके हम ट्रेड कर रहे हैं। बैंकिंग जो कि काफी टाइम साइड लाइन्स पे था, वहां पे भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। PSU बैंक चर्चा कर रहे थे। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से ICICI बैंक जो कि काफी एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था अपने 100 EMA के पास, वहां से एक रीबाउंड की एंटिसिपेशन दिख रही है। तो इस रीबाउंड में करीब 1450 से लेकर 1460 तक के लेवल्स ये आपको शायद दिखा दे, और उसको प्ले करने के लिए 1420 वाली जो कॉल करीब 16.5 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 11 का 26 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम लॉस आपका 3850 का हो सकता है, जहां पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 6650 का है। ऑलराइट, तो ICICI बैंक 1420 की कॉल खरीदें, 16 रुपये 50 पैसे, लक्ष्य 26 के, स्टॉप लॉस 11 का मेंटेन कीजिए। कॉल के वर्कआउट होने पर 6650 अधिकतम मुनाफा होगा, रिवर्स जाने पर 3850 का नुकसान भी हो सकता है। अजीत, शुक्रिया ये ट्रेड हमें बताने के लिए। FNO ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। FNO ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ये रिवर्स भी जा सकता है, ये रिस्की भी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स जो कि आज न्यूज बना रहे हैं उन पर फोकस डालते हैं, और पिडिलाइट के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जिसके ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी हमने देखी थी, वहां से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए आप नजर आ रहे हैं। राजेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट का ये मानना है कि 3785 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। अब एट प्रेजेंट 3079 3080 के लेवल्स पर पिडिलाइट है, यहाँ से आगे टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं?
तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में एक रिकवरी का अटेम्प्ट तो स्टॉक ने लिया है एक बड़े करेक्शन के बाद, और स्टॉक अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन जो कि बना हुआ है करीब 3120 130 के जोन पे, उसके आसपास ही स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है 3130 का लेवल इसके लिए काफी क्रूशियल है टू कंटिन्यू फर्दर मोर अपसाइड। अगर ये लेवल क्रॉस होते तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगी। लुकिंग एट द नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, अभी भी स्टॉक में कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस बिहेवियर के हिसाब से हमें लगता है ऑन द डाउन साइड 3030 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, और 3130 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ये 100 रुपए के दायरे में ही हमें लगता है अभी कुछ समय और बिताएगा। ब्रेकआउट अबाउट 3130 विल क्रिएट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड देन फिर उसके बाद 3250 तक के अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेट करेंगे 3130 का ब्रेकआउट का। जो थोड़ा लंबा नजरिया से लेना चाहते हैं उनके लिए अगर डिप मिलती है 3030-40 के आसपास, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3000। लाइट पर ये टेक, लेकिन साथ साथ पीवीसी पाइप सेगमेंट पर ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स है, इसके चलते ये स्पेस पूरा फोकस रेडार पर है। मांग में बढ़ोतरी है, डिमांड के फ्रंट पर लगातार इजाफा है, इसके चलते एस्ट्रल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में हम देख रहे हैं एक मूव। तेजस, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, पाइप स्टॉक्स पीवीसी पाइप कैटेगरी में अच्छा एक्शन है, और एस्ट्रल के स्टॉक प्राइस को तो अगर देखें आए दिन हम मजबूती का ट्रेंड वहां पर देख रहे हैं। तो पाइप स्टॉक्स की बात करें तो फिनोलेक्स पाइप हमें अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया, और पिछले काफी दिनों से स्टॉक जो है 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है, और आज स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक में डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 207। पहला लक्ष्य रहेगा 221 का, और वो सरपास होता है तो आने वाले दिनों में हम 232 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज गिरावट में खरीदारी की रणनीति, फिलहाल 2% की गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जरूर जाने चाहिए। कुणाल, एक टेक आपसे रियल एस्टेट बास्केट पर, इन पर्टिकुलर लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स पर जानना चाहूंगी। रियल एस्टेट में भी एक्शन और मूव्स हमने देखे हैं, लोढ़ा के लिए पर्टिकुलरली आज एक न्यूज फ्लो है जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। महाराष्ट्र सरकार के साथ 30,000 करोड़ का कंपनी ने करार किया है, जिसके तर्ज पर आज ये एक न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट दिखा रहा था। अब ऊपरी स्तरों से गेंस बिल्कुल फिजल आउट होते हुए 1-1.5% की गिरावट है रियल एस्टेट सेक्टर में। इसके अलावा कंपनियों की अगर बात करें सेक्टर वाइज आज के सत्र में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स हैं। ओबरॉय प्रेस्टीज लोढ़ा में बिकवाली है, लेकिन ब्रिगेड अनंतराज शोभा में खरीदारी है। गिरावट में कहीं खरीदारी के मौके? वेल 1165 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और उसका जो रिसेंट का जो बॉटम था 1196 के अराउंड, उसके नीचे स्टॉक लोढ़ा ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लाइकली चांसेस है कि यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। नो डाउट आज ऊपरी लेवल के 1215 के अराउंड ये स्टॉक ओपन हुआ था, लेकिन वहीं का हाई बनाने के बाद थ्रू आउट द डे हमें एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है, और ये सेलिंग प्रेशर में एक काउंटर नीचे हमें 1090, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 1050 तक के भी लेवल दिखा सकता है। फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो स्टॉक अगर 1050 को अप्रोच करता है तभी आप खरीदारी करके चले, उसके पहले खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी। लिए एक टेक हमें मिलता हुआ इन पर्टिकुलर लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए ऑन दिस नोट हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे मार्केट एट 3 सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी आपको बताएंगे, मार्केट पर चर्चा जारी रहेगी और ट्रिगर्स भी आपके सामने रखेंगे। आप बने रहेंगे। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। बाजार देखे तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, अभी भी 25,100 के ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक में भी जो है हरे निशान में ट्रेड हो रहे हैं। नेट जो है फ्राइडे जो है आप कह सकते हैं बहुत फेवरेबल है सारे इकोसिस्टम के लिए। लेकिन आप चलिए, बीमा रेगुलेटर IRDAI अगले हफ्ते से बीमा सुगम वेबसाइट शुरू कर सकती है। इस खबर पर अहम अपडेट के साथ मौजूद है अनुराग, बताएं।
हाँ, देखिए जो इंश्योरेंस स्पेस के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट जिसका लंबे वक्त से इंतजार था, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अगले हफ्ते लॉन्च होगी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। और जो टारगेट रखा गया है दिसंबर तक इस प्लेटफॉर्म को ग्राहकों तक ले जाने का, और दिसंबर से ये प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से यूपीआई मूवमेंट होगा, अमेजॉन ऑफ इंश्योरेंस होगा। जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म से आप बीमा खरीद पाएंगे, बीमा की क्लेम सर्विसेज हो पाएगी, तमाम जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के जरिए हो पाएगी। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने में, इस प्लेटफॉर्म के लिए तमाम जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके द्वारा हिस्सेदारी दी गई है और इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा और इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि इंश्योरेंस के अंदर पूरी तरह से पेनिट्रेशन बढ़ाना, इंश्योरेंस को डेमोक्रेटाइज करना और दूर दराज के इलाकों तक भी इंश्योरेंस की जो पहुंच है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाई जा सके, जहां पर एजेंट्स से जुड़ी हुई सुविधाएं होगी, पॉलिसी खरीदने से जुड़ी हुई ऑप्शन होंगे और तमाम जिस तरह से जो इंडिया स्टेक वगैरह है वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन ये जो बीमा सुगम का से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट है वो पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक जो है उसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि बीमा सुगम है वो पूरी तरह एक तरह से पॉलिसी बाजार का कॉम्पिटिटर होगा और जिस तरह से पॉलिसी बाजार की अपना एक होल्ड था, मोनोपोली थी, उसे कहीं ना कहीं बीमा सुगम जो है वो टक्कर देगा और इस पर तेजी से काम हो रहा है। और वेबसाइट जो अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगी, उस वेबसाइट में तमाम डिटेल्स बीमा सुगम प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई उस वेबसाइट पे होगी और ऑन बोर्डिंग की जो प्रक्रिया है जिसमें इंटरमीडियरीज है और बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है वो भी इस पे है, वो शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो PB फिनटेक पे जो है ये नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव है, यूपीआई मूवमेंट हो सकता है इंश्योरेंस के लिए। लेकिन थोड़ा और डिटेल पे भी जाते हैं, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर जो कितना काम हुआ है और कब तक ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह लॉन्च हो सकता है, इस पर बीमा सुगम के जो फाउंडिंग डायरेक्टर और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर तपन सिंघल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। स्टाफ रिक्रूट हो चुका है, प्लेस हो गया है, काम शुरुआत हो गया है, टेक्नोलॉजिकली ना उसका प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया है। तो अगर आप देखें तो आई थिंक 5-6 महीने के अंतर्गत इसकी अच्छी शुरुआत हो जानी चाहिए। ये बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने देखा, आपको एक्सक्लूसिवली बता दिया कि इंश्योरेंस स्पेस पे क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं और सबसे पहला चैनल था हमारा जो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ते हैं अमोल अठवाले। गुड आफ्टरनून अमोल, बताएं आपके क्या रहेंगे पिक्स आज? पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 2555 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2725 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2485 का। एक प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रैली के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला था। कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। मुझे लगता है 2485 के अगर ऊपर रहता है ये स्टॉक तो ये जो बुलिश मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। और दूसरा DLF के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्राबेट भी उसको बोल सकते हैं। 755 के आसपास है, 800 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और 735 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू हुआ तो DLF में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, एक बार रिवाइज करा दे। DLF तो आपने बता दिया, आपकी चॉइस है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल एरर हुई थी, तो आप जरा बता दें हमारे दर्शकों की पहला स्टॉक क्या था DLF के आगे? हुंडई था 255। हुंडई, ठीक है, बोलिए। हाँ 2555 के आसपास था। हाँ पोजिशनली टारगेट 2725 और स्टॉप लॉस 2485 का था। बिल्कुल, तो 2725 का देखने मिल रहा है। डेज हाई पे स्टॉक है, स्टॉक 2% ऊपर है। तो एक हुंडई और दूसरा DLF अमूल के कॉल आ रहे हैं। राजेश सर, एक बार रोल ओवर डेटा में चेक कर रहा था और आज थोड़ा सा कन्विंसिंग लग रहा है कि रोल ओवर लेके जा सकते हैं, उतना ज़्यादा इश्यूज नहीं आ रहा है। RVNL मेरे स्क्रीन पे आ रहा है,
जहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे देखने मिले। एक बार आरवीएनएल पे चार्ट चेक ले लेते हैं राजेश सर। रेलवे स्टॉक्स में तो 2-3 दिन से अच्छी मोमेंटम आई थी, लेकिन देखिए एक छोटे कंसोलिडेशन में चला जाएगा कि रोल ओवर के डेटा पे, या ओवरऑल लगता है कि थोड़ी और मोमेंटम बनी रहेगी। हमारा स्टॉक है आरवीएनएल। राजेश सर ज़रा एक बार बताएं। तो शरद जी देखिए, रेलवे स्टॉक्स पे थोड़ा तो लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी का साइन बना है। बीट टीटागढ़, रेलटेल, आरवीएनएल सभी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट तो बनते हुए दिखा है, क्योंकि सारे स्टॉक्स के अगर बिहेवियर देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इसमें ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे। तो एक टेक्निकल पुलबैक जरूर आते हुए दिखा है आरवीएनएल में। अब ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से होल्ड आउट करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट हर्डल जो बना हुआ है करीब है 340-41 के जोन में। 341 का लेवल अगर ये क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होगा, देन स्टॉक में फिर 355-360 तक की अपसाइड की जगह बनते हुए दिखेगी। तो एट दिस जंक्चर रिकवरी का ट्रेंड तो है, तो हम सजेस्ट करेंगे 332 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। और हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है, एंड देन अगर ये ब्रेकआउट करता है 341 का तो 355 तक की भी चाल इसमें आते हुए दिख सकती है। 355 तक के लेवल्स भी आरवीएनएल में नजर आ सकते हैं। और कल से ही इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स में न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। आज के सत्र में भी इम्पैक्ट जो है वो आगे बढ़ता हुआ। रेलटेल कॉर्पोरेशन को भी 2 ऑर्डर्स मिले हैं 100 करोड़ वर्थ ऑफ 100 करोड़ के, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस रेडार पर है। आरवीएनएल पर अब स्ट्रैटेजी भी राजेश जी की तरफ से। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है मार्केट एट 3 सेगमेंट का। आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 बजे तक का मार्केट का सारा एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल रही है, और जो सेक्टर सबसे अच्छा कारोबार कर रहा है वो है मेटल का। मेटल शेयरों में आज तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जीएमडीसी का शेयर देखिए करीब 9 से 10% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं वेदांता में 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और जिंदल शॉ भी करीब 3% की तेज़ी दिखा रहा है। वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो येस बैंक में हल्की सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, और औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं हिंद कॉपर की बात करें तो 11% की शानदार तेज़ी आज शेयर दिखा रहा है, और औसत से 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एनबीसीसी की बात करें तो हल्की गिरावट पर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर, और औसत से 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो टेक्स मैको रेल पर खबर आई है, आरवीएनएल से 129 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है डिज़ाइन, सप्लाई और टेस्टिंग के लिए टेक्स मैको को मिला हुआ है। करीब 2.5% ऊपर शेयर कारोबार करता नज़र आ रहा है। वहीं भेल की बात करें तो भेल को भी ऑर्डर मिला है रेलवे से करीब 23 करोड़ का, और ये जो ऑर्डर है वो डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन और सप्लाई के लिए मिला हुआ है। हालांकि आज शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय रखी है और लक्ष्य दिया है 350 रुपये का। इनका मानना है कि जीएसटी कटौती में जो जीएसटी कटौती से वॉल्यूम को जो है वो सपोर्ट देखने को मिल सकता है। करीब 3% की तेज़ी आज शेयर दिखा रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारा मार्केट का एक्शन हमें बताने के लिए। इस बीच कुणाल आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। वेदांता देखिए 3.25% के गेन्स हैं। एक तो गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, चांदी रिकॉर्ड स्तर पर और कह सकते हैं कि नए आयाम छूती हुई, और सेफ हेवन के तौर पर तो प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड सिल्वर में शाइन है ही, लेकिन चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी कही जाती है। अब रिलेटेड इक्विटी मार्केट स्क्रिप्ट्स जो हैं सिल्वर रिलेटेड, इंडस्ट्रियल मेटल्स रिलेटेड, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक्स में एक मूव भी है। कैसे देख रहे हैं आप ये सारे रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स को? ये सारे के सारे स्टॉक की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिली है। अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करो तो वन वे रैली हमें पिछले 1-2 हफ्ते में देखने को मिली है, और नॉर्मल पब्लिक के आउट ऑफ रीच ये दोनों अभी फिलहाल मेटल्स हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अगर इनके रिलेटेड अगर स्टॉक की बात करें, वेदांता की बात करें, वेदांता फिलहाल 451 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। 200 डेमा के ऊपर 200 डेमा के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 480 तक का पहला टारगेट जो हमें स्टॉक दिखा सकता है, और 480 ब्रेक होता है तो फिर ऊपरी लेवल पे 520 तक के भी लेवल स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे जो व्यू है वीईडीएल में खरीदारी करके चलने का है। 430 का हम यहाँ पे
ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। सामने अगर मैं हिंदुस्तान जिंक की भी बात करूं, जिस हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक आज के दिन में 4% ऊपर है, 200 डेमा के ऊपर स्टॉक ने आज के दिन में जो मोमेंटम स्टार्ट किया, इतना ही नहीं, इन्वर्टेड होल्ड एंड सोलर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट ये स्टॉक ने एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिया है। तो मल्टीपल इक्वेशन ऐसे है जिसके बेस पे यहाँ से आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 464 है, 446 का उसका 200 डेमा है, 445 के अराउंड का हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात कर ले तो 482 का पहला टारगेट है। अब 482 जैसे ही ब्रेक होता है, आपको ऊपरी लेवल पे 515 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों स्टॉक और इस पीएस के दूसरे भी स्टॉक अगर देखने जाए ना, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मोमेंटम अच्छी खासी पॉजिटिव है। लेकिन फिलहाल ये दोनों स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी मेरे ओर से। कुल खरीदारी के मौके ढूंढ लें। ऊपर के टारगेट्स 482, 515 तक के हिंदुस्तान जिंक में भी नजर आ सकते हैं। डिविडेंड फ्रेंडली वेदांता भी माना जाता है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मौके। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है बनाकर रखें, एंड नई पोजीशंस के लिए भी मौके ढूंढे जाने चाहिए। येट अगेन फिर से एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। BTST STBT ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, एंड क्यूज एंड ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे। presented by स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और बाजार में जो है कुछ एक्शन नहीं ज़्यादा देखने मिल रहा है पिछले 2 घंटा से। उसी लेवल पे निफ्टी जो है थम गया है। कुछ ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने नहीं मिल रही है। और ओवरऑल जो है स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में थोड़ा बहुत जो है वॉलिटिलिटी जो है देखने मिल रहा है। बट थोड़ी देर पहले हमारे जो सहयोगी हैं अनुराग, वो कह रहे थे कि बीमा सुगम की जो लॉन्चेस को लेके अगले हफ्ते जो है नज़र रहेगी। पीवी फिनटेक के लिए वो नेगेटिव रह सकता है। तो डायरेक्टर साहब एक बार पीवी फिनटेक का चार्ट लेके आए सामने। ये उतना रैली भी नहीं किया ये स्टॉक देखा जाए तो। अगर बाकी सारे न्यू एज टेक कंपनीज में अच्छी मोमेंटम देखने मिले, जैसे कि इटर्नल हुआ, पेटीएम हुआ, और टेक्निकल एनालिस्ट कुछ कॉल्स भी दे रहे थे कि पीवी फिनटेक में थोड़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ी है और पिछले 3 महीने में स्टॉक कुछ नहीं किया है और थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो और आ रहा है। तो सबसे पहले सवाल रहेगा अमोल से, क्या एक पोजिशनल कॉन्ट्रा कॉल पीबी फिनटेक पे हम कर सकते हैं क्या? 1800 पे पीबी फिनटेक है, कंसोलिडेशन पे ही है, ऐसा कुछ बड़ा फॉल नहीं आया आज, लेकिन फिर भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। अमोल, कॉन्ट्रा ट्रेड हो सकता है पोजिशनली? पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यस, क्योंकि एक तो कंसिस्टेंटली एक स्टॉक 1760 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अगर मैं उसको ब्रॉडर देखूं तो एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बना है उसी लेवल के आसपास। रिवर्सल का वेट जरूर रहेगा, बट जिस तरीके का सेटअप है स्टॉक लोअर लेवल्स पे काफी कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर 1760 जब तक उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड है, ये आई थिंक कंसोलिडेशन पॉजिटिव माना जाएगा। ऑन द हायर साइड जो रियल मोमेंटम बढ़ेगा वो आई थिंक 1840 के बाद बढ़ेगा। 1840 अगर स्टॉक क्रॉस करते हैं तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम और पॉजिटिव साइड पे बढ़ने के चांसेस ब्राइट है। 1840 के बाद स्टॉक में जो अगला लेवल रहेगा वो 1880 और 1900 का, ये 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 1890 1900 लेवल्स प्लस जो है देख सकते हैं आप पर, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। राजेश, आपके कोई BTST STBT ट्रेड्स है आज के लिए? तो बिल्कुल यहाँ पे हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखी। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 645 650 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 622 के आसपास। और वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है सुप्रीम इंडस्ट्री। ये स्टॉक में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में, और स्टॉक अपने हायर कंसोलिडेशन रेंज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे BTST किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 4600 4620। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 4485 के आसपास। तो श्रीराम फाइनेंस पे जो है इस पे नज़र ज़रूर रखें। हमने देखा बजाज फाइनेंस में भी 1000 रुपये का जो है शेयर जो है टच कर लिए, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन श्रीराम फाइनेंस, राजेश जी का जो है BTST कॉल है। कुणाल, आपका क्या रहेगा BTST कॉल?
वेल बीटीएसटी कॉल की बात करूँ तो एक स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है एंड स्टॉक का जो नाम है बीईएल है। हमने एचएल ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन हम वही सेक्टर के ऊपर फोकस करके चलेंगे। बीईएल के ऊपर फोकस करना है। 399 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 390 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 406 का हम यहाँ पे पहला टारगेट मेंटेन करके चलेंगे और जैसे वो ब्रेक होता है 417 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बीईएल के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। ईएल डिफेंस खेमे से जो है कुणाल की जो है राय आ रही है। अमोल आपका भी बता दें, बीटीएसटी ट्रेड, एसटीबीटी ट्रेड अगर कुछ है तो। लॉन्ग साइड का व्यू है। टाटा स्टील के साथ जा रहा हूँ बीटीएसटी के लिए। 169 के आसपास चल रहा है। 175 तक के टारगेट निकल कर है। 168 स्टॉप लॉस रहेगा। काफी दिनों के बाद 160 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आते हुए देखने को मिला है। अप ट्रेंड के बाद पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। आई थिंक मंडे को इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो टाटा स्टील में एक पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। दूसरा रिलायंस के साथ जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ले सकता है 1-2 दिन में, बट लेवल्स अच्छे हैं। अगर देखते हैं 1395 के आसपास है। 1425 1435 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस है। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1380 का। ये बिल्कुल डिलीवरीज नंबर्स भी ज़रूर चेक करेंगे रिलायंस का। 1-2 दिन से जो है डेटा पे जो है हमारी नज़र है। रिलायंस का एक बार टारगेट बता देंगे अमोल जी। 1425 1430। तो रिलायंस के जो है टारगेट पे जो है हमारी नज़र भी रहने वाली है। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कल की तैयारी और अहम टेक्निकल पिक्स और जो भी बचे हैं दिन की ट्रेड की, वो सब लेके आने वाले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। निफ्टी 25,111 के लेवल्स पर इंटैक्ट इस वक्त आप देख पाएंगे। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं मजबूती की चाल है। अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी डेवलप होता हुआ और ब्रॉडर मार्केट्स में भी, मिड कैप स्मॉल कैप में भी मौके भरपूर हैं। लेकिन आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, क्यूज एंड इवेंट्स क्या हैं, आइए क्विकली वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए अगले हफ्ते किन चीज़ों पर नज़र रहेगी। सोमवार से लेकर इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक ट्रिगर वाइज अगर इवेंट्स की बात करें, 15 सितंबर को ट्रेड डेटा, बेरोजगारी और WPI महंगाई के डेटा आंकड़े आते हुए दिखेंगे। तो इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। ट्रिगर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा ये। 17 सितंबर को US फेडरल रिजर्व बैठक का फैसला आएगा। इस फैसले का इंतजार है। इसमें क्या कुछ टेकअवेज निकल कर आते हैं, इस पर भी फोकस रहेगा। इस पर भी नजर रखेंगे। ग्लोबल फ्रंट पर काफी इंपॉर्टेंट US फेड की बैठक के टेकअवेज होंगे जिस पर नजर रहेगी। 17 सितंबर का इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। इसके अलावा 17 सितंबर को ही श्रृंगार हाउस अर्बन कंपनी की लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी। IPOs मार्केट में हलचल है। 3 बड़े IPOs इनफैक्ट हैं जो कि मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं। लास्ट डेज हैं। आज का सत्र जो है लास्ट आखिरी मौका है इन IPOs में पैसे लगाने का। और 17 सितंबर को इनमें से 2 IPO श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और अर्बन कंपनी की लिस्टिंग भी हो जाएगी। वहीं 17 सितंबर को ही डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन का दौरा करेंगे। ग्लोबल फ्रंट पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। 18 सितंबर को ब्रिटेन में ब्याज दरों पर फैसला आता दिखेगा और 19 सितंबर को फॉरेक्स रिजर्व और FTSE ऑल कैप में बदलाव जो हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखी जाएगी। राजेश जी, एक टेक आपसे गोडफ्रे फिलिप्स पर भी जानना चाहूंगी। सितंबर 15 जो है लास्ट डे है टू बाय शेयर्स ऑफ गोडफ्रे फिलिप्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द बोनस। 2:1 के बोनस की तैयारी है और इस इवेंट के लिए 15 सितंबर जो है लास्ट डेट है। गोडफ्रे फिलिप्स की अगर बात करें, काफी चल गया स्टॉक, 11,000 के भी पार निकला, लेकिन वहां से अब निचले स्तरों पर गिरावट जो है ऊपरी स्तरों से हावी होती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको बोनस से ठीक पहले किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? क्या वेट करना चाहिए बोनस का, क्योंकि चलने के बाद अब ये गिर रहा है स्टॉक? तो देखिए, स्टॉक तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में तो बुलिश ही है। थोड़ा नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। थोड़ा करेक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है टुवर्ड्स 9,900 9,800 की तरफ। तो अगर आपको स्टॉप लॉस अभी जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 10,100 के आसपास। अगर वो टूटता है तो एक बार निकले, अदरवाइज स्टॉक में और 200-300 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कॉर्पोरेट एक्शन का आपको बेनिफिट लेना है तो देन यू हैव टू होल्ड द पोजीशन
अदरवाइज योर रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आपको बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो बोनस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है उन्हें तो बने रहना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए सलाह है 10,800 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। तो 10,100 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। हालांकि स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त मूव्स देखे जा चुके हैं, वहां से नीचे गिरा ये स्टॉक, लेकिन अगर आप बोनस का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा। लंबी अवधि के लिए कन्विक्शन है स्टॉक प्राइस में अगर देखा जाए तो। इसके अलावा लार्जर प्लेयर्स में इस वक्त मेटल्स में शाइन कायम है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के बास्केट में अच्छा खासा एक्शन है। ग्लैंड फार्मा पर अमोल, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। करीब 33% की तेजी के साथ इस वक्त ग्लैंड फार्मा का स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2021 के स्तर, इस पर राय क्या होगी? पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो काफी दिनों के बाद जो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा था उसको ब्रेकआउट किया है, उसके बाद मोमेंटम को कंटिन्यू भी रखा है। तो जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है या जो मोमेंटम को चेस कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक 1980 एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो स्टॉक का निकल के आ रहा है वो 2080, ये वही लेवल है, वो उसी के आसपास एक करेक्शन ट्रिगर हो गया था। मुझे लगता है 1980 के ऊपर अगर ये है तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल, ग्लैंड फार्मा पे जो है देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को ट्रैक कर रहे हो। देखिए दिन के हाई पे जो है ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लगभग 3% ऊपर है। ऑफकोर्स फार्मा स्पेस पे अच्छी अप मूव भी देखने मिल रही थी। कल हमने औरोबिंदो फार्मा पे अप मूव देखा, आज लुपिन में भी देख रहे हैं। लेकिन राजेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला, 6 बजे सेबी की बोर्ड मीट भी होने वाली है। एक्सपेक्टेशंस ऑफकोर्स यही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एफएनओ एक्सपायरी के कैंसिलेशन पे लेके कुछ नहीं है। और ऑफ कोर्स कल बाज़ार थोड़ा स्पूक ज़रूर हो गया था, लेकिन आप कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स को जो है उस पर तो आपकी राय लेंगे। लेकिन हम बस जानना चाहते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी से कि आज शाम 6 बजे जो है सेबी की बोर्ड मीट है, क्या बातचीत चल रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या मान के चल रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस, इतने सारे सेबी बोर्ड मीट्स हुए तो अब क्या लग रहा है, ज़रा बताएं राजेश जी। जो है 30 सेकेंड इस पर भी ज़रा बात कर लेते कि क्या व्यूज़ हो रही है ट्रेडिंग कम्युनिटी में। आई थिंक एक्सपायरी के चलते एक्सपायरी को शिफ्ट करने का एक जरूर कंसल्टेशन पेपर आना है, उसके चलते मार्केट में काफ़ी कुछ डिस्कशन है कि किस तरीके से ये डिसीजन आता है। क्या वीकली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट किया जाएगा या सिंगल डे एक्सपायरी करी जाएगी, दोनों एक्सचेंज की एक्सपायरी एक ही दिन शिफ्ट की जा सकती है। तो ये सारी डिस्कशन है और काफ़ी कुछ चेंजेस पिछले कुछ महीनों में सेबी की तरफ से आए हैं, स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट रिलेटेड। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक काफ़ी बड़ा हमने देखा था कि एक ट्रेडर बेस बढ़ते हुए दिखा था, तो वहाँ पे जरूर बहुत सारी रेगुलेशंस या बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिस चेंज हुई है। एक्सचेंज को काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़े उसके चलते। तो हमें लगता है वहाँ के लिए जरूर एक मार्केट जरूर वेट एंड वॉच मोड में है कि क्या डिसीजन निकल के आता है। हालांकि इस मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, ये एजेंडा नहीं है अभी। तो आई डोंट नो बाकी और क्या एजेंडा मेजर निकल के आएगा वो देखना होगा। लेकिन डेरिवेटिव वीकली एक्सपायरी के लिए काफ़ी मार्केट अभी वॉचफुल है कि किस तरीके से ये एक्सपायरी पे डिसीजन होके आता है। जी बिल्कुल, तो ऑफकोर्स बाज़ार वेट करेगा कि रेगुलेटर क्या करते हैं। लेकिन ऑफकोर्स सबकी निगाहें जो है, मीडिया हो या सारे इकोसिस्टम हो, ट्रेडर्स हो, रिटेल निवेशक भी हों, सब आज 6 बजे जो है आपका बोर्ड मीट रहेगा सेबी का। लेकिन उसके पहले अगर कुछ फीलर्स आता है तो हम आपको एक्सक्लूसिवली और सबसे पहले ईटीना स्वदेश में लेके आने वाले हैं। लेकिन अगर इसकी बातचीत तो चल ही रही है तो एक लास्ट मोमेंट में थॉट्स में लेना चाहता हूँ। कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक है, बट मैं डायरेक्ट एफएनओ पे नहीं जाने वाला, मैं जाऊँगा एमसीएक्स पे, क्योंकि एक बुलिश एनगल्फिंग इस चार्ट में देखने मिल रहा है। अमोल जल्दी से बता दे कि कैसा सेटअप लग रहा है एमसीएक्स में। बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे दिख रहा है मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से, ज़रा बताएं एमसीएक्स पे आपकी क्या राय रहेगी अमोल? जी क्षमा चाहूंगा, मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस पे कमेंट नहीं हो पाएगा। राजेश, आप कमेंट करना चाहेंगे एमसीएक्स पे? बुलिश एनगल्फिंग चार्ट आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम सेटअप देखें एमसीएक्स का, तो अभी ये एक अपने सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सप्लाई तो यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मेजर मूव जो बनेगा वो 7,800 820 के लेवल को क्रॉस करने के बाद बनेगा। ये सप्लाई जोन को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। 7,830 का लेवल अगर क्रॉस होता है
तो फिर शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बनेगा यहाँ पे, एंड देन 8,000 प्लस के टारगेट भी बन सकते हैं। तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जरूर अटेम्प्ट कर रहा है, बाइंग एक्शन यहाँ आते हुए दिख रहा है। जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। हमें लगता है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि यहाँ पे एक मूव बनते हुए दिखे। सो 7670 ये स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो पोजीशन कैरी कर सकते हैं, और यही बात जो है हम दर्शकों को सुबह से बता रहे थे कि रोल ओवर्स भी जो आप कैरी कर सकते हैं। ज़्यादा जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज है या कंसर्न वाली बातें ये वीकेंड के लिए नहीं है। तो अगर आपके अच्छे पोजीशन है तो रोल ओवर्स भी आप करें। और देखिए इस पूरे हफ्ते में पूरा ही सारे सेक्टर्स जो है हरे निशान में एक्सपेक्टेड है क्लोज हो। मीडिया फ्लैट रह सकता है, लेकिन देखिए एमसीएक्स में एक अच्छी अप मूव आई है। सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक सब में एक अच्छा मूव आया है। सेंसेक्स 350 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 100 पॉइंट, जो सेंचुरी हम बोल रहे थे वो सुबह 11 बजे से लेके अभी तक जो है बना हुआ है। अभी 100 पॉइंट ऊपर है। 25,100 लेवल के ऊपर क्लोज आता है तब यहाँ पे कन्विक्शन बनता है मंडे के लिए। ओवरऑल लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अगर एफआईएस की बात करें तो वो आंकड़ा भी जो है धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। ये अराउंड 89-90% है, शायद थोड़ा और भी बढ़ सकता है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है इनमें जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और एक्सपेक्टेशन है कि वीकली एक्सपायरी का जो अनाउंसमेंट अगर कुछ एडवर्स इम्पैक्ट ना आए आज 6 बजे सेबी के बोर्ड मीट पे। बट नेट बहुत अच्छा जो है हफ्ता गया है। पिछले 2 हफ्ते से जो है अच्छी बाइंग देखने मिली। 8 सेशन से निफ्टी हरे निशान में है, और निफ्टी जो है अब 25,100 के ऊपर बंद हो गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं आंकड़ा है, और साइकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। निफ्टी बैंक में भी जो है तेज़ी आई, उतनी बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी 54,800 लेवल्स पे जो है क्लोज किया। अच्छी जो है हेल्प आपको जो डिफेंस सेगमेंट में देखने मिली। इवन मेटल स्पेस में जो है अच्छी मोमेंटम आई। रिलायंस, अदानी ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया। तो नेट ये हफ्ता बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। मोस्ट ऑफ द मैक्रो इवेंट्स जो है पॉइंट आउट अच्छा करे भारत के लिए अगले हफ्ते जाने तक। और याद रखिए 17 तारीख को जो है फेड के एफएमसी मीट होगी, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। थैंक यू वेरी मच राजेश और अमोल, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया और आपने अहम जो है टिप्पणी स्टॉक्स पे, इंडेक्स स्ट्रैटेजीज पे और ट्रेडर्स क्या बातचीत कर रहे वो हमारे सामने रखा। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। लेकिन चलिए, आज क्लोजिंग कॉल एक्शन पैक था, बाजार भी अच्छा क्लोज हुआ। बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा कवरेज। लेकिन हमारी अगले शो की बात करें तो कल की तैयारी या अगले हफ्ते की तैयारी रहेगी जो प्रशांत हमें बताएंगे।